शिवर्स लर्न 24 अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे राजस्थान इतिहास संस्कृति फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए स्पेशल सीरीज थर्ड। आपको पता ही होगा, और अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो चैनल है उस पर स्पेशल सीरीज चल रही है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि अब इसमें लगभग 1 महीना या उससे कम वक्त ही बचा है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, उसमें जीके साइकोलॉजी वगैरह से रिलेटेड आप सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं। हमारा फोकस है जीके और साइकोलॉजी, और हमारी जो इंटेंशन वो है कि आप 150 प्लस स्कोर कर जाएं। क्योंकि अगर आपने जीके में और साइकोलॉजी में मिला के 150 प्लस स्कोर कर लिया तो उसके बाद फिर आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा आसान आपके लिए हो जाता है। आप जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको देखना ना भूलें, और आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चंस लगे वो उनको देख सकते हैं, और अगर आपको कुछ जानना हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, और ये पूरी तरह फ्री है। क्वेश्चन 51। आप ये जो सीरीज़ है थर्ड सीरीज़ है, और ऑलरेडी 2 सीरीज जा चुकी है, तो उसमें 50 क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए 51 से इसकी शुरुआत हुई है। राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। पहला कम्युनल अवार्ड, अगस्त ऑफर, मुक्ति दिवस, फिर गांधी जयंती। आपको देखिए पूछा है कालक्रम अनुसार। क्वेश्चन पूरा पढ़ना ना भूलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछ लेते हैं। अब ये कालक्रम अनुसार का मतलब है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे पहले कौन सा है फिर बाद में कौन सा है। लेकिन आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लेते कि पहले कौन, वो बाद में कौन सा है, फिर उसके बाद, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले, इस तरीके से, तो इसका आंसर बिल्कुल अलग हो जाता। ऑप्शन है बी डी ए सी, ए डी सी बी, बी डी सी ए सी बी डी। अब इसमें देखिए जानने वाली जो चीज़ है वो कि आपको थोड़ी सा अगर आइडिया हो इंडियन हिस्ट्री का तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ था। पहले आंसर देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका आंसर ए सी बी डी। देखिए सबसे पहले कम्युनल अवार्ड आया था, इसको रैमसे मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहा जाता है, क्योंकि जो उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इसको जारी किया था। अवार्ड का मतलब ये होता है कि एक तरह से रिजर्वेशन सिस्टम था जो पहले से मुस्लिम्स के लिए था, फिर बाद में वो सबको दिया गया, दलित वगैरह सबको दे दिया, तो इसका काफ़ी विरोध हुआ था। फिर उसके बाद आया मुक्ति दिवस। जो ये कम्युनल अवार्ड था ये बिल्कुल अलग था, मुक्ति दिवस था ये इसकी जो इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन से रिलेटेड था। कि अब इसको क्या था कि जो मुस्लिम लीग थी अब काफ़ी प्रोमिनेंट हो चुकी थी, और ब्रिटिश सर ने भी काफ़ी कोशिश करी थी, तो उसका भी असर अब दिखने लगा था हिंदू मुस्लिम डिवीजन के तौर पर। फिर अगस्त ऑफर आया, फिर गांधी जिन्ना वार्ता। ये सबसे आखिर में 1944 में हुई थी, जब गांधी ने आखिरी कोशिश की थी जिन्ना को मनाने की, कि जो इंडिया पाकिस्तान का है जो विभाजन है वो ना हो। क्वेश्चन 52। किसान आंदोलन की निम्नलिखित घटना को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। अब इसमें भी कालक्रम अनुसार ही है। सबसे पहले चंपारण आंदोलन आया क्या, फिर रायबरेली किसान आंदोलन, फिर खेड़ा किसान आंदोलन, फिर नील किसान आंदोलन। कूट है बी डी ए सी, ए डी सी बी, डी ए सी बी, ए सी बी डी। तो आप ये देख सकते हैं, आप आराम से पॉज करके टाइम ले सकते हैं, क्योंकि आपको आराम से 1 मिनट मिलता है क्वेश्चन की, तो आपको पूरा 1 मिनट लेना चाहिए आंसर देते वक्त। तो आंसर देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। डी ए सी बी यानी सबसे पहले नील किसान आंदोलन। असल में ये जितने आंदोलन है, चंपारण आंदोलन, रायबरेली आंदोलन, किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन, ये सब 20वीं शताब्दी में हुए, यानी 1900 के बाद हुए। ये जो नील किसान आंदोलन आंदोलन था ये 19वीं शताब्दी में हुआ था, और ये 1854 के आसपास हुआ था। होता ये था कि इसमें क्या था, नील की खेती करवाई जाती थी, बट जो नील की खेती करने से क्या होता था, किसानों की जो ज़मीन थी वो बंजर तौर पर हो जाती थी, 2-3 साल तक उसको कुछ और नहीं उगाया जाता था, और इसको ज़बरदस्ती करवाया जाता था। यानी ऐसा नहीं था किसान की अपनी मर्जी थी। पहले जब आज़ादी से पहले ऐसा ही था कि आपकी कोई मर्जी वर्जी तो होती थी, आपको जो ऑर्डर दे दिया वो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर बेचारे किसानों ने वो ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो उनको मारा पीटा जाता था। फिर क्या हुआ था, कुछ जो किसान थे उन्होंने मिलकर क्या हुआ, अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन कर दिया, और बेसिकली अंग्रेज़ों के खिलाफ, ये सरकार के खिलाफ नहीं था उस वक्त जो अंग्रेजी सरकार थी, बल्कि ट्रेडर्स के खिलाफ था। बहुत से व्यापारी हमसे नील की खेती करवाते थे सस्ते में इंडिया में, और उसको महंगे दाम में विदेश में बेचते थे। बेचारे किसानों को कुछ मिलता नहीं था, और उनका अपना नुकसान हो जाता था। फिर चंपारण आंदोलन, ये बहुत ही फेमस आंदोलन है गांधी जी का। इस आंदोलन से ही जो गांधी, एक तरह से कह सकते हैं गांधी बने इंडिया में। इससे पहले उनको इंडिया में ज़्यादा कुछ जानता नहीं था। वो एक सम्मेलन में भी आते हैं। अगर आप गांधी मूवी देखेंगे रिचर्ड एटनबरो की, तो उसमें दिखाया कि गांधी जी आते हैं, एक सम्मेलन में आते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है।
लेकिन उस सम्मेलन में क्या खास बात थी कि सभी लोगों ने सूट बूट पहना था, अंग्रेजी स्टाइल की ड्रेस थी। गांधी जी ने क्या था, इंडियन स्टाइल की ड्रेस पहनी थी, जो वहाँ पर एक आदमी को अपील कर गई। जो बेचारा कोई किसान की समस्या को सुनने आया था, तो उसको लगा शायद गांधी जी से बात करने से फ़ायदा हुआ, और बस यहीं से जो शुरुआत होती है, तो फिर आज तक इतिहास ही है। फिर खेड़ा किसान आंदोलन, और फिर रायबरेली किसान आंदोलन। तो ये सब आंदोलन, तो आप इनका ऑर्डर देख सकते हैं। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से कौन डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का संस्थापक बना था? भीमराव अंबेडकर, नारायण गुरु, ज्योतिबा फूले और रामस्वामी नायका। और इसका सही आंसर है भीमराव अंबेडकर। नारायण गुरु फेमस है एक कोट के लिए। इन्होंने एक बार कोट दिया था। असल में क्या हुआ था कि गांधी जी और उनके बीच में वार्तालाप हो रहा था, तो नारायण गुरु जी से गांधी जी ने कहा कि गांधी जी जो थे वो थोड़ा कास्ट सिस्टम को क्या है, मतलब उनका उनका इस पर बड़ा बिलीव था कि कास्ट सिस्टम होना चाहिए, और क्या कहते हैं, वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि इससे कास्ट सिस्टम से क्या क्या दुश्मनी, या एक तरह से किस तरह से हमारे समाज में वैमनस्य पैदा होता है। तो नारायण गुरु से वार्तालाप हो रहा था, तो गांधी जी ने कहा था एक पेड़ पर सभी पत्तियां अलग अलग तरह की होती हैं। तो नारायण गुरु का एक फेमस कोट है कि भले ही पत्तियां एक हों, लेकिन उनमें जो जूस है या उनका जो रस है वो बिल्कुल सारे पेड़ों में एक ही जैसा होगा। और इनका एक और कोट है कि इस दुनिया में कोई धर्म नहीं, कोई भगवान नहीं, इस तरीके से है। तो इसको आप देख सकते हैं। ज्योतिबा फूले शुरुआती संस्थापक के तौर पर माने जा सकते हैं, जो कि जो वंचित वर्ग था, जो दलित वर्ग था, उसके लिए काम करते थे। रामस्वामी नायकर भी। क्वेश्चन 54, निम्नांकित महिलाओं में से किसे भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया? अरुणा आसफ अली, सुचिता कृपलानी, बेगम रोयका, उषा मेहता। महिलाओं पे अब काफ़ी मतलब रिसर्च होने लगी है। पहले महिलाओं पे ऐसे कोई खास क्वेश्चन नहीं आते थे, और उनका कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन भी नहीं है। आप मूवीज़ वगैरह में देखेंगे तो महिलाओं को खास कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाया गया इस सीरीज़ वगैरह में भी। लेकिन अब जो अच्छी रिसर्च होने लगी, उससे पता चला कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और उस वक्त के हिसाब से जिस तरह के दमनकारी नीति इंडिया में अपनाई जाती थी, यानी जितने अत्याचार की थी, उसमें तो महिला थोड़ा बहुत भी अगर कंट्रीब्यूशन कर रही थी तो बहुत था। और इसका सही आंसर है, देख लेते हैं, बेगम रोयका। इन्होंने कोई सक्रिय आंदोलन नहीं भाग नहीं लिया था। बाकी अरुणा सफली ने तो काफ़ी लिया था। इन्होंने अपनी कार वगैरह भी दी थी इस वक्त, और एक रेडियो स्टेशन चलाने में मदद करती थी। सुचित्रा कृपलानी का भी काफ़ी आंदोलनों में सक्रिय रूप था। उषा मेहता। भारत में पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडो, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, नीनो दी कूना, वास्को दा गामा। इसका सही आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मेडो। क्वेश्चन 56, निम्नांकित में से 1940 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किस द्वीप को स्वराज द्वीप नाम दिया? निकोबार आइलैंड, अंडमान आइलैंड, गोवा आइलैंड, दमन आइलैंड। उसका सही आंसर है निकोबार आइलैंड्स। 57, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नांकित पंक्तियाँ लिखी। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं इसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। बहुत इंपॉर्टेंट कोट पूछा जा सकता है। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस। उसका सही आंसर है महात्मा गांधी। देखिए, इसमें महात्मा गांधी ही ऐसे जो कि ऐसा लगता है कि जो मतलब क्रांतिकारी आंदोलन नहीं करते थे, और जो लाइन है वैसी बिल्कुल क्रांतिकारियों जैसी। तो इस पर कन्फ्यूजन होने की बहुत संभावना है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। किस स्थान से आहत सिक्के प्राप्त नहीं हुए? आहत सिक्के मतलब पंच मार्क कॉइन, यानी जिनको ठोक ठोक के बनाया जाता था। नऊ से, रेड से, तिलवाड़ा से, सांभर से। और इसका सही आंसर है तिलवाड़ा। निम्नांकित में किस अभिलेख से राजस्थान में मौर्य साम्राज्य के अस्तित्व की जानकारी मिलती है? कंसुआ अभिलेख, वर्ली अभिलेख, घोसुंडी अभिलेख, नानसा यूप अभिलेख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर भी मौर्य साम्राज्य आया है, गुप्त साम्राज्य आया है, तो उनसे जो अभिलेख है, हमारे एक्चुअली ज़्यादा नहीं, 14-15 अभिलेख है, उन्हीं से सारा कुछ बन जाता है। इसका सही आंसर है कंसुआ अभिलेख। क्वेश्चन 60, उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम बताइए जिसके शव को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों ने किले के मुख्य द्वार के सामने लटका दिया था। शावर्स, जॉर्ज लॉरेंस, मॉक मैसन, हीथ कोट। सही आंसर है
मॉकमैन से, उन पर उल्टा लटका दिया था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। विजय सिंह पटेल, केसी सिंह बारह, अर्जुन लाल सिटी, कपूर चंद पाटनी। ऑप्शन है सूची 2 है वीर भारत सभा, वर्धमान विद्यालय, ऊपरमाल पंच बोर्ड और जयपुर राज्य प्रजामंडल। तो आपसे ऑप्शन देख लीजिए, ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4, ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1, ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। इसका मतलब है कि ए क्या 1 से मैच करता है, फिर बी 2 से मैच, थर्ड से मैच करता है, सी सेकंड से, डी 4 से, ये ए का थर्ड। तो इस तरीके से ऊपर नीचे आपको ये मैच करके बताना है कि कौन सा किससे मैच कर रहा है। तो इसका सही आंसर हम देख लेते हैं। ए का थर्ड यानी विजय सिंह पटेल, ऊपरमाल पंच बोर्ड, बी का 1 केसी सिंह बारठ, वीर भारत सभा, सी का 2 अर्जुन लाल सिटी, वर्धमान विद्यालय, डी कपूर चंद पाटनी यानी जयपुर राज्य प्रजामंडल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये राजस्थान की जो आप समझ सकते हैं 1857 की बाद की क्रांति हुई, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था, तो इन पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 62, महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा विभिन्न मुगल अधिकारियों के नेतृत्व में भेजे गए शिष्टमंडलों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। ए भगवान दास, बी मानसिंह टोडरमल, डी जलाल खान। आपको ये बताना सबसे पहले कौन गया, फिर उसके बाद कौन गया, फिर उसके बाद कौन गया। इसका सही आंसर है डी बी ए सी। सबसे पहले जलाल खां, फिर मान सिंह, फिर भगवान दास और आखिर में टोडरमल। ये अकाउंटेंट थे, आपको पता ही होगा। इन्होंने जो राजस्व प्रथा थी उसमें किस तरीके से कितना पैसा लेना है ये टोडरमल ने ही डिसाइड किया था। क्वेश्चन 63, राजस्थान में स्त्रियों के शरीर के कौन से अंग पर तिमणिया आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन है गला, कलाई, अंगुलियां, कान। आभूषणों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं और हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें आप सबसे पहला वीडियो मिलेगा, या वीडियो सेक्शन में आप चले जाइएगा चैनल पर, और सबसे पहले वीडियोज़ हैं वही आभूषण और इस पर गहनों पर हैं, या सॉरी आभूषण और कपड़ों पर है। तो आप उन वीडियोस को देखना मत भूलिएगा, उसमें से लगभग एक क्वेश्चन आते ही आता है और काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं कि इस तरह का एरिया है जिस पर से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं। तो आप उसको देख लीजिए और याद कर लीजिए। आंसर है गला। क्वेश्चन 64, प्रसिद्ध चित्रकार नागरी दास का मूल नाम क्या था। मदन सिंह, सावंत सिंह, राव रतन सिंह, राव छत्रसाल। आपको सही नाम बताना है। इन्होंने एक फेमस पेंटिंग बनाई थी बनी ठनी, जिसको इंडिया की बहुत फेमस पेंटिंग माना जाता है। बनी ठनी को इंडिया की मोनालिसा भी कहा जाता है। और इस पेंटिंग की जो खासियत होती है वो ये थी कि इसमें गुलाबी कलर का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है और जो ट्रांसपेरेंट कपड़े इस्तेमाल किए गए और जो खूबसूरती है नायिका की, यानी जो भी चित्रण में है उसका बहुत अच्छा चित्रण करा जाता है और इसके कारण इसको मोनालिसा भी बोला जाता है, इंडिया की मोनालिसा। और नागरी दास बहुत फेमस है, इस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है एक। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, सावंत सिंह। नागरी दास का मूल नाम क्या था, सावंत सिंह। निम्नलिखित में से किसने रणकपुर मंदिर को बनवाया। ऑप्शन है विमल वसाई, धरणी शाह, वास्तुपाल, तेजपाल। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद करने का, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना। धरणी शाह। रणकपुर मंदिर किसने बनवाया था, धरणी शाह ने। राजस्थान में मत्स्य संघ कब समाहित हुआ। राजस्थान इंटीग्रेशन पर पूरा एक वीडियो अवेलेबल है, आप हमारी राजस्थान जगह की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या वीडियो सेक्शन में भी जाकर देख सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस पर एक या दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 18 अप्रैल 1948 ईस्वी, 25 अप्रैल 1948 ईस्वी, 15 मई 1949 ईस्वी, 30 मार्च 1949 ईस्वी। और सही आंसर है 15 मई 1949 ईस्वी। आपको जो इंटीग्रेशन रास्ता एकीकरण है उस पर एक टॉपिक जरूर आएगा और आप उस वीडियो को ना देखना भूलिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 67, निम्नलिखित में किस अभिलेख से बप्पा रावल से महाराणा कुंभा तक की वंशावली की जानकारी मिलती है। यानी बप्पा रावल और फिर उसके बाद महाराणा कुंभा तक की वंशावली की जानकारी आपको किस अभिलेख से मिलेगी। कुंभलगढ़ अभिलेख, रणकपुर अभिलेख, एकलिंग अभिलेख, कीर्ति स्तंभ अभिलेख। रणकपुर अभिलेख। आपको पता होगा कि गुहिल वंश की शुरुआत मानी जाती है।
ये गुहिल वंश से रिलेटेड माने जाते हैं बप्पा रावल और गुहिलों की। और आप मुझे एक चीज़ बताइएगा कि कौन से राजा से, मतलब मेवाड़ वंश के कौन से राजा से महाराणा की उपाधि शुरू होती है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से किस चौहान शासक ने सांबर झील का निर्माण किया। चंदनराज, वासुदेव, अरुणराज, अजयराज। आप आराम से अपना टाइम लीजिए और आंसर बताइएगा, और इसका सही आंसर है वासुदेव। क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख राजपूतों की ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता। बिजौलिया अभिलेख, सुंदा माता अभिलेख, ऋषि रिंगी अभिलेख, अचलेश्वर अभिलेख। देखिए क्या है कि कई जो राजपूतों की उत्पत्ति है कई तरीके से मानी जाती है। जैसे एक तो जो माउंट आबू पे एक यज्ञ हुआ था, बोले यज्ञ से निकले, और कई तरह की है। तो उसमें एक ये भी पॉइंट दिया था कि ब्राह्मण वंश से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। हालांकि बाद में उसको बहुत रिसर्च ने खारिज भी किया है, और उस मेन रिसर्चर का नाम क्या है जिन्होंने ये खारिज किया कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से नहीं हुई है। और इसका सही आंसर है थर्ड, ऋषि रिंगी अभिलेख। क्वेश्चन 70, राजस्थान के निम्नलिखित जनपदों में से कौन से प्राचीन जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जंगल, मरु, शिवी, मत्स्य। देखिए पुराने जो शहर थे उनको जनपद कहा जाता था, और राजस्थान में एक जनपद है जिसका उल्लेख आपको ऋग्वेद में भी मिलेगा। आपको 4 वेद है हमारे इंडिया में, तो आप चारों वेदों को नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। जंगल, पहले तो ये बताइए कौन सा जनपद ऋग्वेद के अंदर इंडिकेटेड है। ठीक है, सही आंसर है मत्स्य। क्वेश्चन 71, निम्नलिखित सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता प्रमुखता है ब्लैक एंड रेड वेद संस्कृति के नाम से जानी जाती है। बैराट, गणेश्वर, आहड़, नो। चारों सभ्यता राजस्थान की निकली हुई है। चारों सभ्यता इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद करिए, यानी कि लोकेशन जरूर याद कर लीजिए कहाँ कहाँ पर है। ये भी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इसका सही आंसर है आहड़। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित बहियों में से किन बहियों में राजकीय भवनों के निर्माण का विस्तृत विवरण मिलता है। यानी राजकीय भवन बनाए जाते थे, उसको किस पे इंद्राज किया जाता था, कौन सी बही में। शहर लेखा बही, कमठाना बहियाँ, हकीकत बहियाँ, या हवाला बहियाँ। सही आंसर है कमठाना बहियाँ। क्वेश्चन 73, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने गुहिलों की क्षत्रिय वंश से उत्पत्ति मानी है। एक है जिन्होंने माना है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो थी वो ब्राह्मणों से नहीं हुई। नाम बताइए, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छा। और अब आपको बता दें गुहिलों की क्षत्रिय वंश से उत्पत्ति किसने मानी है। DR भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और इसका सही आंसर है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जोधपुर के पतन के बाद चंद्रसेन का प्रमुख केंद्र बन गया। सिवाना, पीपलोद, जेतारन, सोजत। सही आंसर है सिवाना। क्वेश्चन 75, सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, गोकुलभाई भट्ट, त्रिलोकचंद्र माधव, हीरालाल कोठारी। प्रजामंडल बहुत इंपॉर्टेंट, इसका ऑलरेडी वीडियो आ चुका है हमारे प्लेलिस्ट पे, आप उसको देखना ना भूलें। आप हमारे अगर वीडियो देख लेंगे तो आप ये समझ लीजिए आपकी 70 to 80% प्रिपरेशन ऐसे ही हो जाएगी। और इसका सही आंसर है गोकुलभाई भट्ट। तो इसके साथ आज की जो सीरीज़ का वीडियो है वो कंप्लीट होता है, और हम नई सीरीज़ में कल मिलेंगे। और आपको मैं बता दूँ मैराथन सीरीज शुरू होने वाली है, तो उसको आप सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ताकि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। थैंक यू।